मेरी वाइफ अक्सर मुझसे पूछती है कि अपने बारे में थोड़ा बताओ। अच्छा, जब मुझे अच्छा। शुरू में वो मिली थी तो अब तो नहीं पूछते होंगे। जब भी मेरी लाइफ में जब मुझे कोई बैकग्राउंड पूछता है तो मैं क्या गा के उसको मेरे बारे में पूरा बता देता हूँ। क्या बात है सर। तो वाइफ अक्सर जब आप पूछती है ना आप ऐसे कैसे अलग अलग से कैसे हो, तो मैं उसको ये कहता हूँ, देसी देसी ना बोल्या कर छोरी क्या बात है। रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही बहुत खूब, बहुत रे। खूब। जस्ट किडिंग। बाकी सुपर। मैं गांव का एक साधारण सा लड़का हूँ, मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ मेरा। हम्म। मेरे मदर फादर की शादी हुई और शादी के 11 साल तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अच्छा। तो भारत में जब किसी जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती तो वो पंडित जी के पास जरूर जाते हैं। 2 साल के बाद ही जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जब 11 साल हो गई और गए वो उनके पास जाके पंडित जी से पूछा, पंडित जी संतान नहीं हो रही, तो 2-3 दिन तक स्टडी किया और स्टडी करने के बाद पंडित जी ने जो बोला, मतलब मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ और अब होवे तो होवे क्योंकि मेरे अलावा बताएगा कौन ये बात। बिल्कुल सही। तो पंडित जी ने बोला महापुरुषों को आने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा। तो ये बात मेरे को कई सालों तक पापा जी और मम्मी कहते रहे। हम्म। मैंने कहा महापुरुष जैसा तो मुझे कहीं भी आसपास में नहीं पटा, अगर आपको पंडित जी ने बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी भी बोलते थे अच्छा। तो भाग्य की रेखा लेके आया ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे को कहीं नहीं लगता। 1980 को मेरा जन्म हुआ। राइट। जयपुर से 18 किलोमीटर दूर एक मेरा छोटा सा गाँव है, अच्छा। वहीं पला बड़ा। हम्म। 3-4 साल का हुआ तब तक घर से 1 किलोमीटर दूरी पे तालाब था, तो तालाब में नहाना चालू कर दिया था। अच्छा, तो एक साल जीवन में? का 3 साल की अच्छा, उम्र हुई 3 साल होगी, की उम्र, 3 साल सॉरी। की उम्र हुई हाँ, होगी। प्लीज। तो बच्चों के साथ खेलने जाते हाँ, थे। हाँ। और गांव में जो जीवन में सबसे पहला यूं कहूँ चेतावनी जो मिली वो पानी से मिली। अच्छा, तो कैसे? 5 साल की उम्र थी और पानी में कूदना चालू किया। अब पानी जहां तक 1-2 फीट था तब तक तो इजी, लेकिन फिर ऐसे बचपन से ऐसा था ना, और लड़के तो और भी ऊंचाई से कूद रहे हैं, मैं भी थोड़ा और ऊंचाई से कूदूंगा, तो और अच्छा। ऊंचाई से जाके कूदते कूदते 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, और गांव में जो तालाब 40 फीट तक लबालब भरते थे, हाँ। उन तालाबों में कूदना चालू कर दिया। उम्र अच्छा। मेरी 9-10 साल तक तो खूब पानी में तैर तैर के एक्सपर्ट हो गया। अच्छा। लेकिन वो स्विमिंग पूल नहीं थे, वो उधर भैंसें नहाती थी, इधर हम नहाते थे। अच्छा, और लाइफ को बिंदास जिया और तैरने में फिर मास्टरी हो गई। अच्छा, वेरी और उस गुड। तैरने में मास्टरी से जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ा यार, ये अपन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही तैरने में मास्टर हुआ तो ऐसे लगा आस पड़ोस में कि यार बहुत लोगों से अलग हैं अपन, बहुत लोगों से अलग। तो तैरने में जितनी जंपिंग करनी होती है वो और ये सारा मास्टरी हो गई। इस बीच ये भी बहुत सारी घटनाएं हुई कि पिताजी ने कई बार मेरे को, क्योंकि अब हर पिता को डर लगता है, मेरे को वहीं से सीधा निकाल के और चड्डी में मेरी तशरीफ को जो लाल किया। अच्छा। तशरीफ तो समझते ना आप, नॉर्मली कहते हैं जी, लोग जी। तशरीफ रखिए। बस वहीं तो तक रखिए आप। वो जिसको रखा जाता है ना, वहीं पे मेरी अच्छी तरह से अच्छा। तय। बहुत बाद में गुरुजी बताते थे मुझे कि जिसको बचपन से माँ की बातें और पिताजी की लातें मिलती है वो जीवन में बड़ा जरूर बनता है। वंडरफुल। तो मुझे भरपूर मात्रा में मिली। और ऐसा तो मुझे बाद में भी समझ में आता है जीवन में कि 5 वर्ष तक तो किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, 16 वर्ष के बाद भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन 5 से 16 के बीच में जितना अपने को खींच सकता है उस पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो अपना तो मन हल्का हो जाता है और वो जीवन में अपनी लाइफ में भटकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा है सर कि 5 वर्षाणि लाड़येत, 10 वर्षाणि ताड़येत, क्या बात, प्राप्ते तु षोडशम वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। क्या बात है। यानी पहले साल आप लाड प्यार करो 5 साल तक, उसके 10 साल के बाद में आप उसको मतलब डांटो भी, उसको मतलब जो भी आप डिसिप्लिन में रखो। और जब बच्चा आपका 16वें साल में प्रवेश कर जाता है फिर आपका पुत्र नहीं रहता, वो मित्र हो जाता है। वैसा आचरण आपका होना चाहिए। बोलो, आपने मेरी बात को शास्त्रों से बिल्कुल नहीं नहीं पुष्टि कर दी उस सर, बात आप की। महापुरुष हैं। अरे सर मैंने मजाक किया था। नहीं नहीं, वो फैक्ट है सर। नहीं, वो फैक्ट है साधारण जैनसन। सा आदमी। बस वहां से जीवन में चैलेंज लेना सीखा पानी से। 9 साल की उम्र हुई तब तक क्रिकेट में चैलेंज लेना चालू कर दिया। अच्छा। और जो क्रिकेट खेला आसपास के एरिया में, मेरे गांव में, मेरे आसपास के एरिया में जितना क्रिकेट हुआ करता था उन सब की ट्रॉफीज जीतना, क्या बात है सर। 19 से ज़्यादा सेंचुरीज बना देना। सुपर। मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर रहा ये हूँ। भी कला है आप में। हाँ, क्रिकेट का इतना पैशन रहा था मेरे में, पागलपन था, जुनून था मेरा। सुबह से लेकर रात जब तक नहीं होती थी तब तक खाना वहीं जाता था। अच्छा। और गांव में आसपास की सारी ट्रॉफीज करना, 3-4 बड़े सीमेंटेड पिच बनवाना, और लाइफ को मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग लेना, और बहुत क्रिकेट ने सिखाया। अच्छा। फिर इतने में बाइक का शौक लग गया। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो अक्सर मैं लाइफ में, मेरे को जैसे ही किसी चीज़ को, मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने नोट किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर जो थी वो बहुत
अच्छी थी। अच्छा। मैं जो चीज देखता था उसको कोशिश करता था वैसे के वैसे करूं। तो तालाब में बच्चों को नहाते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। हाँ। उसके बाद में किसी न किसी आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। अच्छा। जो देखता था, सेंसेस इतनी एक्टिव थी बचपन से, ये आज पता चल रहा है, पहले पता नहीं थी कि ये किस साइंस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो डेस्टिनी को मंजूर था, जो नियति को मंजूर था। Right. और वही चीज मैंने देखा जब मैं स्कूल गया गांव से निकल कर लगभग 15 किलोमीटर दूर पे। Right. तो मैं मिनी बस के केबिन में बैठता था, अच्छा। सिर्फ एक ही जगह देखता था ये क्या क्या कर रहा है। तो वो लेफ्ट Driver. वाला दबाता था, अच्छा। ओके। फिर यूं करता था, फिर राइट वाला ये दबाता था, फिर उसको छोड़ता, यूं करता, यूं करता, यूं करता, यूं क्या बात करता। ये मैंने 2 साल इतना देखा कि 2 साल देखने के बाद जीवन में पहला जो मैंने व्हीकल चलाया, हाँ। मेरे ताऊजी की एक गाड़ी हुआ करती थी मेटाडोर, लंबी वाली, जिसपे डॉन मूवी में अमिताभ Yes, बच्चन को yes, किडनैप yes, करते थे ना, yes, yes. वो वाली। तो वो मेरे ताऊजी की एक स्कूल बस थी, वो मेरे यहाँ खड़ी थी। अच्छा। मैंने लाइफ की पहली गाड़ी वही चलाई, सब दोस्तों को और सबको बिठा लिया, 13-14 किलोमीटर ले गया, 13-14 किलोमीटर ले आया। क्योंकि वो 2 साल तक ऑब्जर्व इतना गहरे से किया था, सेंसेज इतनी एक्टिव थी कि वो मैंने बिना किसी ड्राइवर के साथ रह के मैंने वो चलाई। पहली बार में ही चला दी? पहली बार लाइफ का पहला व्हीकल मैंने वो मेटाडोर ही चलाई, लंबी वाली। ठोका ठाका नहीं किसी को? नहीं नहीं। अच्छा। नहीं, भगवान की दया से टचवुड आज तक मैंने लगभग 3 लाख किलोमीटर तो मोटरसाइकिल चला दी। अच्छा। 4.5 लाख किलोमीटर लगभग मैंने कारें चला दी। मुझे मोहब्बत थी इन चीज़ों से। मैं बनना चाहता था तैराक, लेकिन कोई कोच नहीं मिला तो तैराक नहीं मिला। फिर मैंने देखा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो पता चला कि मेरे पास कोई कोच नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था, कोई गुरु नहीं था, मैं क्रिकेटर भी नहीं बना। लेकिन मैं सी डिवीजन खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खेला और सारे टूर्नामेंट्स खूब खेले। अभी तो आप मेरा क्रिक हीरोज वेबसाइट पे अगर डेटा देखेंगे, जो मैं अभी यहाँ पर, ऐसा कोई मौसम नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। और वहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड है मेरा। और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो बनाई है 37 गेंदों पे, उसके बाद फिर मेरी है 29th पे। क्या बात कर रहे हो? 29 बॉल पे। कब कौन से टाइम की बात है ये? ये मैंने खेला अभी मार्च 2017 में। पहले तो मैंने सन 2000 तक खेला, फिर मैं 17 साल मेरी जिंदगी के मेरे करियर में लगा रहा। मैं रिटायरमेंट के बाद अभी 37 वर्ष की उम्र में 1-1.5 साल पहले जब मैं दोबारा खेलने गया तो 20-20 साल के लड़के थे, और जो मैंने उनकी मतलब जो किया, तो वो कहते अंकल क्या खाते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स खाता हूँ। उनमें ताकत आ जाती है। तो क्रिकेट का पैशन हुआ, फिर ऐसी गाड़ियां चलाने का पैशन हुआ। ये सब इसलिए हो रहा था कि मेरी नियति मुझे कह रही थी तुझे काम ही ऐसा ही मिलेगा, तू लगा ही रहे जिंदगी पर। तो जिस काम से एक दिन मेरे दोस्त थे, हम लोग 5 लोगों को मुंबई जाना था, ना ट्रेन मिली ना कोई फ्लाइट मिली। हमने इनोवा उठाई, तो सबने कहा यार 1200 किलोमीटर है जयपुर से मुंबई। हाँ, तो कि चलो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं कर लेंगे अपन। अच्छा। तो सुबह 6 बजे रवाना हुए, रात को 9 बजे मैंने जाके जगाया, मुंबई आ गया अकेले? मेरे को पैशन है, मतलब आनंद आता है मेरे को। वंडरफुल सर, वंडरफुल। नॉर्मली हम लोग जैसे 2 भी हो गए ना हम लोग, तो फिर मैं ड्राइवर को कह देता हूँ यहीं रहो, हम जाके आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ सर, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपस में। जैसे स्पोर्ट्स की आपने बातचीत की, मेरा अपना ये मानना है कि स्पोर्ट्स, किसी न किसी एक स्पोर्ट्स से हमारा एक्टिव जुड़ाव रहना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वेशन रहनी चाहिए। ये मैंने ऐसे ही सुना, कोई एक पॉलिटिशियन थे वो बोल रहे थे, तो उसी दिन मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया सर। ओके। और आज मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो बैडमिंटन है। मैं कहीं भी जाता हूँ, फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ, तो ये सोच के करता हूँ कि 8 बजे मैंने बैडमिंटन कोर्ट हॉल में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ और सीधा बैडमिंटन कोर्ट पहुँचता हूँ, कोई किट वहाँ पे देके चला जाता है, और मैं क्रिकेट मतलब बैडमिंटन खेल के फिर मैं घर पहुँचता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी किसी न किसी एक मैच को देखिए मत, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। और जैसा आप बता रहे हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको ना एक स्ट्रगल करने की एक इच्छा पैदा होती है, हार नहीं मानने का जो जज्बा पैदा होता है, तो मुझे लग रहा है कि उसका काफ़ी बड़ा योगदान है आपको यहाँ तक लाने में। सच में बहुत शुरू से बचपन में ही ऐसे टास्क मिल गए लाइफ की, चाहे वो खेल मिले हो। अब जैसे मैं पढ़ने जब गया तो टीचर्स ने, अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई कि मैं पढ़ाई में डमरू था। डमरू प्रिंसिपल्स नॉर्मली रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है। इसी प्रिंसिपल को मैंने पढ़ाई पे लागू किया। फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन आता जा रहा है, फेलियर और फेलियर होता जा रहा है, लेकिन बेचारा सेकंड डिवीजन सिकुड़ता जा रहा है। तो मैं ना फर्स्ट डिवीजन आया कभी, ना थर्ड डिवीजन आया। अच्छा। डमरू था पढ़ाई में। लेकिन मेरे टीचर्स ने एक चीज नोट की कि इस बच्चे में कुछ कला है। तो मैं जब 9 साल का था और चौथी 5वीं क्लास में था, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने एक नाटक के लिए मेरे को वो कर दिया, नियुक्त कर दिया कि आप ये सीरियल में पार्टिसिपेट करो, तो ये रोल करो। तो मेरे को रोल दिया उन्होंने छोगा का।
अच्छा। छोगा मतलब एक ग्वाला था जो गाय भैंस चराता था, तो मेरी माँ उसमें मेरे को बोलती थी छोगा, तो मैं बोलता था हम तो सोगा, अच्छा, ओके। कि बेटा नहा ले। हाँ। मैंने कहा माँ जिस पे रोज गाय वैसे पेशाब करती है उस पे उसको नहाने की जरूरत क्या है। अच्छा। तो उस पे मुझे उस जमाने में 89 में 1100 रुपए की इनाम मिली, अच्छा, क्या बात जो है गांव सर। वालों ने किया। हाँ, फिर हाँ। उसके बाद एक अंग्रेज का रोल मिला। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि ले तू गाने भी लग जा। फिर उसके बाद देशभक्ति गाने देने लग गए, फिर अच्छा। भाषण देने लग गए। तो जो लड़का पढ़ाई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मॉनिटर, हालांकि मैं एलकेजी से लेके एलएलबी तक रहा हूँ, अच्छा। एलकेजी से एलएलबी तक। वो घमंड तो मेरा बाद में टूटा जब मेरे को नॉलेज हुआ। मैं हमेशा ये समझता था मैं मॉनिटर रहा हूँ, बाद में पता चला बेटों ने इसलिए मॉनिटर बनाया था कि क्लास के शैतान लड़के को मॉनिटर बना दो तो उदम नहीं अच्छा। करेगा। अच्छा। बाद में पता चला कि वो राइट, इसीलिए राइट। बना दिया था। मतलब वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसलिए नहीं बनाया था। हाँ, वो मैं ही समझता था कि मैं कुछ हूँ इसलिए बनाया। पता चला शैतान बच्चों को मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि शांति रहे क्लास में और कुछ वो नहीं करे। तो स्कूलिंग आपकी जयपुर की रही? स्कूलिंग जयपुर की रही। 7th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ाई की मैंने, और उसके बाद 8th और 9th क्लास में जयपुर में 15 किलोमीटर दूर मेरे गांव से टैगोर पब्लिक स्कूल में मैं गया। अच्छा। और 10th क्लास मैंने बीकानेर से की, जहां जीवन को मैंने सीखा मेरे ताऊजी के यहाँ से। 11th 12th क्लास मैंने खंडेलवाल स्कूल से की। अच्छा। मेरे पास साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट था, लेकिन मैं क्रिकेट का इतना शौकीन था कि बस कैसे न कैसे पास तो हुआ। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया, मेरे पिताजी का मेरे जीवन पे बहुत अमूल्य योगदान है। अच्छा। उन्होंने जीवन में मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। वेटरनरी डॉक्टर, जयपुर डेयरी में 30 साल सेवाएं दी। 18 घंटे उनको मैं दौड़ते हुए देखता था, 8 घंटे नौकरी करते हुए, 10 घंटे खुद की प्रैक्टिस करते। तो हार्डवर्क तो मैंने जीवन में उनसे ही देख लिया था कि जीवन में मतलब मुझे ये नहीं पता था लोग रेस्ट करते हैं क्या। मैंने पापा जी को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा। मुझे बाटा के जूते लाके देते, मुझे किट लाके देते। मेरा एग्जाम था फिजिकल केमिस्ट्री का 4 दिन पे। पापा ने ये नहीं कहा कि यार पढ़ाई लिखाई कर ले? खूब कहते थे। अच्छा। लेकिन मेरा जो पैशन था, जो उससे जो उसके आगे जुनूनियत हार मान ली थी उन्होंने। कि यार हार भी नहीं, उनको अंदरूनी तो खुशी होती थी हाँ, हाँ, कि राइट। यार ठीक है ये कुछ और बन जाएगा, ये नहीं तो। हाँ। तो किट लाके दिया, और मैं 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है। हम मिट्टी के पिचों पे खेला करते थे उस टाइम, कॉर्क की बॉल थी तो लग गई। ओह, अच्छा। तो मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि लग गई, नहीं तो लोगों को ये तो कहूंगा ना कि इसकी वजह से फेल हुआ। पता चला मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वो फेल तो इसीलिए हुआ। अच्छा। बीएसटी फर्स्ट ईयर में जब फेल हुआ, वो ईयर था 97, ओके। 99, ओके। 99 में जब बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, तो मेरे जीवन का जो 19 साल थे वो अलग और अब अलग। क्योंकि तब तक मुझे बाटा के शूज पिताजी पहनाते थे, हीरो पुक लाके देती थी 97 में जब मैं 17 साल का था। अच्छा। और दोस्तों के पास कोई ऐसा व्हीकल नहीं होता था, सब बसों में जाते बड़ी थे। बात थी उस समय। लाइफ में मेरे शौक को देख के, मेरे पैशन को देख के खूब किया। लेकिन अंदर से एक जमीर ने आवाज लगाई जिस दिन मैं फेल हुआ। मैंने घड़ी खोल के टेबल पे रख दी, मैंने बाटा के जूते यूं खोल दिए, हीरो पुक की चाबी यूं रख दी। अच्छा। अब मेरे को 2 बसें लेनी पड़ती थी। एक मेरे गांव से हाईवे तक आने में 50 पैसा लगता था, और यहाँ से मुझे स्कूल पहुंचने में 1 रुपया लगता था। अच्छा। फिर वापस 1 रुपया लगता था, और यहाँ तक 50 पैसा। ये टोटल 3 रुपया पापा जी टेबल पे रखते थे, मैं वो 3 रुपया लेके जाता था। इस 50 पैसे को मैं बचाता था। मैं यहाँ से यहाँ तक पैदल आता था और पैदल जाता था। अच्छा। ये 1 रुपया बचाता था, 3 दिन तक बचाता था। और एक कचौरी खाता था, चांदपोल में एक बहुत अच्छी कचौरी मिलती थी कड़ी के साथ में। अच्छा। वो 3 दिन की मेहनत करके फिर जीवन बदला। फिर साइंस से आर्ट्स में आया, आर्ट्स में दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट आया। अच्छा। और जीवन ने फिर करवट ले ली, जीवन ने करवट ही ले ली। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाया, सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स लाया। और जैसे ही सेकंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, और वो दिन था 29 सितंबर सन 2000। अच्छा। 29 सितंबर सन 2000, 20 साल की उम्र थी, दाढ़ी मुझ भी सही से नहीं आई थी। और आ गया मेरा दोस्त मुझे ये कहने, हर्ष चल अमेरिका से कोई आया है, अच्छा। जो जीवन बदल देगा। हाँ। अब मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि वो हमेशा खुश मिजाज और चीज़ों को ऐसे उत्साह के साथ देखना। राइट। तो मैं चला गया, और चला गया तो बस वो उस दिन का जो सीन था और जो लाइफ में देख रहा था, लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, ब्राजील। अच्छा, वंडरफुल। ये मेरे नेचर को भा गया। मैंने कहा अच्छा। पैसा और डांस और खुशियां और हाँ। अरे भाई ये क्या चीज है। तो 20 साल का आदमी लड़का जब बापू भोजनालय में खाना खाता है, डायरेक्ट सेलिंग का आपका फर्स्ट एक्सपोजर था? वो 29 सितंबर सन 2000 का। और वो जीवन में फिर नया मोड़ आ गया। मतलब आप जब सेकंड क्लास में थे, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में थे, उसी समय डायरेक्ट सेलिंग में आ गया? उसी समय डायरेक्ट। वंडरफुल। और एक क्वेश्चन भी हमारे पास में आया है सर, एक लड़के ने पूछा है, और इनका नाम है मौलिक चौथानी जी। ये पूछते हैं कि स्टूडेंट जो हैं
वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, वो खुद स्टूडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके सामने, स्टूडेंट के सामने अलग तरह के चैलेंजेस आपने उनको फेस किया होगा। मैं अपने आप को ऐसे देखता था कि स्टूडेंट की पोजीशन में रहते हुए जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है ना, अपने आप को एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है बापू भोजनालय में खाना खाना। अच्छा। बापू भोजनालय आप समझते हैं, मतलब पिताजी के यहाँ निर्भर रहना अच्छा, और ओके। फिर अच्छा। फिर जाके बिजनेस करना, वो बहुत बड़ी कसौटी पे उतरने वाला चैलेंज होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप कर रहे हो इस बिजनेस को, तो फिर आपके माँ बाप की निगाहें आप पर है, राइट। आपके अड़ोस पड़ोस की निगाहें हैं, जो आपको इतने सालों से कह रहे थे ना बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर। अब उनकी निगाहें नहीं है, अब उनकी नजरें बहुत तीखी आपके ऊपर है। मतलब पूरी दुनिया जो आपको एक लीग पे जाते हुए देख रही थी, उसी अवस्था में आप वो बातें करने लगते हैं जो उस उम्र में उन्होंने नहीं की। जो तो अब वो उनको अटपटी सी लगती है। हो सकता है कुछ लोग जल्दी स्वीकार कर ले, वाह बेटा बड़े सपने देख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग भारत में से नहीं होंगे जो जल्दी से इस बात को स्वीकार करेंगे। करें, मोटिवेट करें। तो मान के चलिएगा, स्टूडेंट अवस्था में अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डबल कसौटी है, 3 से 4 गुना कसौटियों पे खरा उतरना होगा। उस टाइम आप क्या गुटखे जर्दे तो नहीं खा रहे हैं, उस टाइम क्या आप दोस्तों के साथ तो नहीं घूम रहे, उस टाइम कहीं आप बच्चों के साथ मस्तियां तो नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आप गंदी हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके माँ बाप देखेंगे। अगर उनका ट्रस्ट कम हो गया आपके ऊपर, राइट राइट राइट। तो वो लोग आपको पीछे कर देंगे और आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने क्यों हेल्प की, आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में सबूत देना पड़ता है, राइट। आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। जो लड़का, मैं 20 साल का था, 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए मैं मैदान में रहता था, अपने प्राण लगा के खेलता था मैं। राइट। मतलब 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर में मैं मैच शुरू करता था दोपहर को 12 बजे जून में। अच्छा। वही बॉलिंग करना, वही कीपिंग करना, वही 100 रन बनाना, इतना पैशन के साथ। उसने 29 सितंबर सन 2000 को गहने यूं रख दिए। अच्छा। जिस दिन मैं मैदान छोड़ के आया उसके बाद मैदान अनाथ हो गए। मेरे पिताजी ये नोट कर रहे थे। अच्छा। मेरे पिताजी ये देख रहे थे कि जो क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था, अगर इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, क्रिकेट छूट गया। ग्रेट। वो 5 दिन तो उनको सदमे से बाहर आने में लगा। मतलब क्रिकेट, आप भी ऐसी कोई प्राइस पे करना पड़ेगा जो इन्होंने सवाल किया है ना। हाँ। आपको जीवन में कुछ तो आपके ऐसी पदचिन्ह और निशानियां छोड़नी पड़ेगी जो आपके आसपास वाले जिन पे आप निर्भर हैं, वो ये कह सके बच्चे ने यार कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया है। जब तक आप पदचिन्ह नहीं छोड़ते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट भी बना रहा हूं, पढ़ाई का नाम भी करे जाऊं, आवारागर्दी भी करे जाऊं, और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौज मस्ती। क्योंकि दरअसल क्या, आटा दाल तेल चावल का भाव पता नहीं होता है वत्स साहब, राइट। स्टूडेंट लाइफ में। उस टाइम जिम्मेदारियां नहीं होती। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने जीवन में लाइट का स्विच ऑफ नहीं किया। राइट। मुझे बहुत बाद में पता चला कि बिजली को बंद करना चाहिए। अच्छा। मुझे बहुत बाद में पता चला जीवन में कि पानी को यूं बहाना नहीं चाहिए। उसके बाद तो जीवन इतना सुधर गया, मैं आज चाहे मेरे घरों में पानी के मैं रिचार्ज करता हूँ 3 लाख लीटर तो मेरे घर पे। अच्छा। हर साल में 3 लाख लीटर पानी जो मुझे बारिश से मिलता है, हाँ, उसको मैं रिचार्ज स्टोर हाँ, करता एक हूँ। वीडियो में मैंने आपसे सुना वो। और मैं 1 बाल्टी से ज्यादा पानी कभी यूज नहीं करता। ये मेरे जीवन का नियम है। मतलब ये चाहे आज मेरे पास देशभक्ति पानी की का नदियां एक अलग हों। तरह का जज्बा है सर। ये बातें, मतलब जब मैंने प्राइस पे की थी तो मेरे पिताजी की नजरें थी, तो उनकी मेहनत डबल हो गई। उनके पास जावा यजदी गाड़ी हुआ करती थी, वो दूध वाली। हाँ। अच्छा। उन्होंने मेरी हीरो पुक ले ली क्योंकि वो ये एवरेज अच्छी देती थी और मैं अपने जमीर पे था। अब मुझे श्रृंगार अच्छे नहीं लगते पापा जी। अच्छा। फेल हो गया तो मतलब ऐसे कैसे रख दिए थे। और जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो एक डिसिप्लिन देखा था मेरे पिताजी ने। वो डिसिप्लिन देखते मेरे पिताजी के अंदर एक ऐसी करुणा आई, यार बच्चे को मुझे पैसा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग मुंबई गए तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए, लग गए। लेकिन वो कब लगे, जब उनको ये लगा यार 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी, सारे काम इधर उधर कर दिए, ये बिजनेस अगर कर रहा है तो कुछ तो होगा। तो आपको जीवन में ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है, वो सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट की एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे पदचिन्ह छोड़ने होंगे पीछे जो इस बात का सबूत देवें, जिन पे आप डिपेंड हो, जो आप पे विश्वास कर सकें और आपके जीवन में आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये करना होगा। वंडरफुल। और जब तक कुछ ना कुछ बीज मिटना पड़ता है सर, मिटे बिना बीज वृक्ष नहीं बनता। स्टूडेंट लाइफ में आप
जीवन के उस दोराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे कुछ लोग कहेंगे तू भटक गया, राइट। कुछ लोग कहेंगे यार इसी एज में अगर तूने जीवन में बड़े सपने देखना चालू कर दिया तो तुझे बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहूंगा, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है, मेरे को पता ही नहीं नौकरी कैसे होती है, मेरे को पता ही नहीं किसी के नीचे कैसे काम किया जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं तो 20 साल की उम्र में माता पिता की विरासत से ही कमाते कमाते उन्होंने मुझे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरू मैंने किया, लेकिन उन्होंने जब मुझे 4 दिन बाद एग्जाम था तब किट के लिए मना नहीं किया। ऐसे माँ बाप भी सौभाग्य से मिलते हैं, सबको ऐसे नहीं मिलते हैं कि इतना सपोर्ट मिले, तो आपको कुछ तो प्राइस पे करनी नहीं होगी। देखिए जैन साहब, आपकी जो ये स्टोरी है ये न केवल मात्र स्टूडेंट के लिए है, पर अपितु ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आज बार बार बात होती है कि भाई देश में है ना, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, बहुत कमी है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर हमारे नीति निर्धारक लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है इसमें इतनी ताकत है कि न केवल मात्र एक आदमी को रोज़गार देता है, उसको इतना महान, इतना बड़ा बना देता है कि वो रोज़गार जनरेट करता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति एक ऐसी सोच उसके अंदर पैदा हो जाती है जो अल्टीमेट चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँचेगा जहाँ तक ये जाना चाहिए, और हम सर लोग जाने प्रयास के करेंगे। बाद भी असर करने में समय लगेगा, क्योंकि हम भारत से हैं। आज भारत बदलाव के दौर पे खड़ा है, ये सबको दिख रहा है। राइट। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से लेके यहाँ की इंडस्ट्रीज उठने से लेके परिवर्तन तो देश में हो रहे हैं, लेकिन मैं अतीत को अगर देखूं तो वत्स साहब यहाँ पर नई चीज को स्वीकार करने में भारत लेट है। 10-20 देश हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत आगे निकल गए। हम डिसीजन लेने में लेट हैं, नई चीज पे विश्वास नहीं किया जाता। दुनिया में पहला एटीएम कार्ड 1958 में आया, हमारे 98 में आया। तो जनता से पूछता था मेरे 40 साल क्या कर रहे थे, कि हमें सोचते थे प्लास्टिक में से पैसा कैसे आएगा, प्लास्टिक में से निकलेगा कैसे। हमारी हर चीज डिले है। तो आज जो 700 लोग जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं देश को दिशाएं देते हैं, इन लोगों का ध्यान तब गया जब कोई इंडस्ट्री में पीक और बॉटम देख लेती है, जब कुछ हड़कंप मच जाता है तब तो ध्यान जाता है। राइट। अब ध्यान गया है। पहले राज्य सरकारों ने और अब भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। जी। अब सामाजिक दर्जा मिल रहा है। दुनिया हो अपने साथ कुछ अलग नहीं रहा, वही हो रहा है जो दुनिया की किसी भी बहुत सफल इंडस्ट्री के अतीत के जो पन्ने होते हैं, हाँ, वैसे अपने ही साथ है। भी वैसे ही हो रहा है। True. लेकिन हाँ ये जरूर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है स्टूडेंट के लिए आने वाले टाइम पे। जैसे वो सेलेक्ट करता है 10th के बाद कि मुझे एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, या मुझे बायो की तरफ जाना है, या मुझे कॉमर्स की तरफ जाना है, ऐसे वो सेलेक्ट करने लगेगा मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ भी जाना है। लेकिन यहाँ विकास बहुत है सर। जो आपने बात कही सर, देखिए हम अगर यूएस की बात करें, जहाँ से इस इंडस्ट्री का सृजन माना जाता है, जहाँ से शुरू हुई है इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय ये इतनी मैच्योर स्टेज पे वहाँ पे पहुँच गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति लोगों को बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, विल क्लिंटन साहब के हैं, दूसरे लोगों के हैं। तो आपको लगता है कभी हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भाई और बहनों को ये संबोधित करेंगे कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस करने से पहले क्या होता है ना, हर एक दुनिया की हर इंडस्ट्री को कुछ बड़े परिश्रम से गुजरना होता है, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरना होता है जिससे हम सामाजिक समरसता भी बना के चलें। इस इंडस्ट्री को आज तक बहुत बड़ा दर्जा नहीं मिला है, उसके पीछे कुछ चीज़ें, कुछ तो धोखे, कुछ मौके। धोखे और मौके लिपटे हुए होते हैं, इसलिए कोई भी आदमी अलग अलग नहीं कर सकता अगर पार की नजरें नहीं हो। तो जहां धोखे और मौके लिपटे हुए रहते हैं वहां कोई बड़ा आदमी हाथ डालने से डरता है, उसके बारे में कुछ कहने से डरता है। लेकिन जिस दिन चीजें क्लियर होती चली जाएगी, अरे रे धोखा अलग है, अरे मौका अलग है, मौके को जानने के ये पैरामीटर्स हैं, धोखों को जानने के ये पैरामीटर्स हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री जरूर कहेंगे, तब इस देश के राष्ट्रपति जरूर कहेंगे, तब इस देश में हर जगह हर चौराहे पे बातचीत होगी। थोड़ा लेकिन हमें भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री ने 20 साल गुजार दिए, लेकिन वो दर्जा नहीं मिलने के पीछे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो जोड़ने जाता है, लोगों को शामिल करने जाता है, लोगों को जीवन में रास्ता दिखाने जाता है, और जब वो नहीं जुड़ता तो इसके भीतर जो विद्रोह पलता है, फिर ये कामयाब होने के बाद जो उसके यहाँ ढोल नगाड़े बजाता है, ये विघटन है सर, ये विघटन है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की बड़ी कामयाबी जब हुई थी तो जाने अनजाने में लीडर्स में अहंकार भी आया था, नेटवर्करों में अहंकार भी आया था, सामाजिक समरसता को ऐसे समझने लगा था नेटवर्कर कि दुनिया में कोई नहीं है हमारे अलावा, हम चौड़े बाजार सकड़े। ना, यहाँ टाटा जी, बिरला जी सब रहे हैं भैया, जमीन पे पांव रखो, सपने बहुत आगे के देखो, लेकिन पांव जमीन पे रखो। आपके अलावा पूरा विश्व आपसे छोटा है, ऐसा दिखाने का प्रयास
हमें और नीचा किया 2011-12 में, मतलब और विस्फोट हुआ। मतलब इसको यूँ माने कि जैसे बहुत बार है ना, हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपैरिजन करते हैं कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ है ही नहीं, जो वो मतलब वो शब्दावली और वो कंपैरिजन सही नहीं है। सर, इस धरती पे एक नियम है, वस्तुत्व का एक गुण है द्रव्य में। वो ये कहता है इस धरती पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हर देश काल और परिस्थिति की वजह से पैदा हुई उस घटना की विशेष परिस्थिति है। आपके पास अवसर दुनिया का सबसे अच्छा है, आप अचीवमेंट दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हो, ये आपके लिए रिद्धि है। लेकिन जब रिद्धि का अहंकार आता है तो प्रकृति रिद्धियां छीन लेती है। हमें इन रिद्धियों को बचा के रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में, कोई व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है लेकिन अगर वो 4 दिखाने का प्रयास कर रहा है, रिद्धि छीन ली जाएगी, आप समाज से बहुत दूर नहीं जाइए। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर बहुत बड़ा दर्जा देना चाहते हैं तो आप एक लीग के साथ मिलकर चलिए, ताकि उनकी निगाहें हम पर जाए। उनकी ईर्ष्या हम पे जा रही है। राइट। उनकी एक ईर्ष्या ऐसी करती है, और ये तो अलग है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना इन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ाई की ना और कुछ किया, और आज इनके पास गाड़ियां आ गई, इनके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी। वो जाने अनजाने में उनके भी अहंकार को चोट करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बजाय कहीं ना कहीं वो लोग डिमोट करने लगते हैं। जिस दौर से आप अभी बता रहे थे ना सर कि आप 11 और 12 में आप ऐसे गुजरे हैं, आप दिल्ली में गुजर रहे थे, मैं राजस्थान में गुजर रहा था। मैं 5,000 लोगों के साथ 20 से ज्यादा थानों में गया। मैं 5-5 हजार लोगों के साथ मिनिस्टर्स, विधायक, CM, प्रधानमंत्री को ज्ञापन, राष्ट्रपतियों को ज्ञापन, 100 से ज्यादा सांसदों को ज्ञापन। राजस्थान में हमने, जैसे 1857 में इस देश के क्रांतिवीरों ने काम किया था ना, जगाने के लिए देश की जनता को और आजादी के लिए, हमने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए किया था। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ी थी। आप मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा मैं आपको जीवन में कैसी कैसी प्राइस। ये जो आपका त्याग था सर, आप जैसे लोगों ने जो जिम्मेवारी उठाई इंडस्ट्री के लिए, उसी का परिणाम है। गाइडलाइन आ गई है सच में सर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 लोकसभा में पास हो गया ग्रेट है। सर, ये अच्छी न्यूज है हम सबके लिए। हाँ, और बहुत अच्छा। ये जो चीज़ें, ये इंडिकेशन तो बहुत अच्छे हैं और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा मानना है कि जैसे आपने एक वीडियो दिया था हमारे चैनल के लिए और उसमें आपने ये कहा था कि भाई हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये सारे डायरेक्ट सेलर, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं, जिनको इस इंडस्ट्री ने एक नाम दिया है, एक मुकाम दिया है, तो ये हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोच को थोड़ा बड़ा बनाएं। हमारे जो भौतिक सपने हैं, भौतिक जो हमारे लक्ष्य बनाए हुए हैं, उसके साथ में ये भी है कि हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए कुछ एक करें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। अगर कहीं बुलाया जाता है बिल्कुल, तो वहाँ सहयोग करें। आना ही चाहिए सर। ये बहुत अच्छी चीज़ सर। आप नुकसान की बातचीत कर रहे थे तो वो भी शेयर कीजिए। एक्चुअली ये चीज़ें हैं ना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं। सही बात है। मुझे तो सर आपके चैनल पे आने से पहले 2-3 महीने से इतना मैं उमंग थी मेरे अंदर सर, दिल्ली आने का संयोग ही नहीं बन रहा था। और बस वो ये इसलिए मेरे लिए, आपकी दूसरी बात का जवाब बाद में देता हूँ कि मैंने जो किया, पहले मेरे को ये मन में रह जाएगी नहीं तो। सर, एक बैलगाड़ी के चारों तरफ जब बैल जोत दिए जाते हैं ना, हाँ हाँ, और कहा जाता है बैलो दिखाओ अपनी ताकत, तो बैल तो अपनी ताकत दिखा देते हैं लेकिन वो गाड़ी टूट जाती है। ये इंडस्ट्री में ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी इस दिशा में है, ये कंपनी के लीडर इस दिशा में, इस कंपनी का लीडर इस दिशा में। एक भाव है भीतर, न देख सका का भाव, न देख सका का भाव, एक दूसरे से को छोटा दिखाने का भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव। ये छोटी लड़ाई के चक्कर में ये युद्ध हार गए। रिक्शा यूनियन भी एक है, टैक्सी यूनियन एक है, मिनी बस यूनियन एक है, रोडवेज बस यूनियन एक है, वकील सारे एक हैं, कोर्ट में हजारों बार लड़ते हैं। लेकिन दुनिया का हर एक प्रोफेशनल, दुनिया का हर एक इंडस्ट्री, दुनिया का हर एक संगठन एक बैनर पे आके एक होता है। इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री अभी ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है ना 10 कंपनियों में आओ और एक जगह बैठो, नहीं, हम तो उनसे वैसे बड़े हैं, हमारे को उनकी क्या जरूरत है, वो हमसे, वो हमारे अड़ते कहाँ है, हमारा अचीवमेंट कितना बड़ा है, उनका कितना है, उनके प्रोडक्ट कैसे, उनके ये अपना अपना भाग्य, ये अपने अपने जीवन के हिस्से का मिला हुआ वरदान है प्रकृति का। इन पे एक दूसरे से नहीं उलझ कर एक मिशन बनाया जाए ना सर। जिस दिन जैसे दवाई कंपनियों की बात होती है, एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर बिंद्रा जी ने बना दिया था डॉक्टर्स के ऊपर। वो कुछ जीवन की सच्चाइयां उन्होंने उजागर कर दी। तरीका बहुत अग्रेसिव था जिसकी वजह से ईगो हर्ट भी हुई। लेकिन आप ये देखो, बंगाली डॉक्टर गलिका से लेके देश का सबसे बड़ा डॉक्टर इधर सामने खड़े हो गए।
वकील के बारे में बात करते सामने खड़े मिलेंगे। हाँ। लेकिन इस इंडस्ट्री को तोड़ना इतना ज्यादा आसान हो गया था उस वक्त। true। और यूं कहूं आज भी ये परिस्थिति के मारे हुए हैं। असली तो पता तब चलेगा जब दुनिया के सारे नेटवर्कर कामयाब भी होंगे और फिर देखिए यूनाइट। क्योंकि सर सुख क्या करता है, कंपटीशन पैदा करता है, दुख खींचता है, एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा करता है। जीवन में जब आपके पास खूब होगा तब आप एक होंगे कि नहीं होंगे, तब ये देश के लोग आपको चाहेंगे, तब सामाजिक समरसता आएगी। क्योंकि सर बहुत कुछ प्राइस पे करना पड़ता है आपको जीवन में, ये प्रूव करना पड़ता है। आज वो सैनिक आप और हम दुनिया के लोग वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो वतन के लिए लड़ रहे हैं। कितना जीवन का फर्क है, इसलिए पूरा देश उनके लिए तालियां बजा रहा है। कुछ हम भी तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो बहुत मास्टर हैं। ये कंपनी छोटी, ये बड़ी, ये प्लान अच्छा, वो प्लान बुरा, ये इनसे ऊपर उठो ताकि पूरी इंडस्ट्री उठे। जिसके भाग्य में जिस देश काल परिस्थिति से जो हुआ है, न देख सका का भाव से ऊपर उठे बिना ये इंडस्ट्री बहुत सुनहरे पलों को देखने में अभी समय इसलिए लग रहा है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जिसमें सुरेंद्र सर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ये पहल की है, ये पहल होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो को दुनिया में जितने नेटवर्कर देख रहे होंगे सर, सफल होने के बाद आपको याद किया जाएगा, लेकिन भावना पहले से बना कि सफल लोग यहाँ पहुंचे और आकर बताएं। क्योंकि सर हर इंडस्ट्री का एक वो फिनिश प्रोडक्ट है जो दुनिया देखती है। हमारा फिनिश प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि हम फिनिश प्रोडक्ट तो दूसरे को नीचा दिखाने में लगा देते हैं। नहीं, वहां लगा रहे हैं, वहां एनर्जी लगा रहे हैं। आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक 5 उन्नतियों से जीवन की तरक्की होती है। आपने एक उन्नति ले ली और आप जीवन में दूसरों के ऊपर चढ़ रहे हैं। नहीं, 5 उन्नतियां लीजिए ताकि आप दुनिया में लोगों को भी कंट्रीब्यूट करें। तो निगाहों को लेके जाना पड़ेगा सरकारों को। राइट। फिर हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उनका ध्यान इधर आएगा। और वो ध्यान जिस दिन आ गया ना सर, हमारी ये बहुत बड़ी जीत होगी। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा सर। एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। एक बार अंक गणित की संख्याओं में आपस में कंपटीशन हो गया। 9 ने 8 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 8 ने 7 को कहा मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, 7 ने 6, 6 ने 5, 4, 3, 2 ने पूरा गुस्सा एक पे निकाला कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। अब एक के पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि वो 0 के पास में जाए और सारी जो हरासमेंट है, सारा जो अपना गुस्सा है वो 0 पे निकाल दे और बोले कि तुम 0 हो, तुम्हारा नाम ही 0 है, मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ। लेकिन एक ने इस विकल्प को नहीं चुना। उसकी सोच आप जैसी कहीं महान सोच थी। वो 0 के पास में गया और 0 को अपने साथ में मिला लिया। 1 और 0 मिलके 10 हो गए और सबसे बड़े हो गए। गजब हो गया। तो वही चीज़ हमारे डायरेक्ट सेलर को समझने की ज़रूरत है कि हम साथ में लें, सबसे बड़े हो जाएंगे। देखिए आज जो हमारी इंडस्ट्री में पावर है, आज हम लोग यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे ये इंडस्ट्री किस लेवल पे है। रिटेल के बिजनेस की अगर हम बातचीत करें तो रिटेल के बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के द्वारा आ रहा है। चाइना की बातचीत करें, मलेशिया, मैक्सिको, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जो हमारे मतलब एक छोटे से स्टेट के बराबर जिनकी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम ये देखें कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है, हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो अगर माहौल बनेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपस में एक दूसरे के साथ में लेके काम करेंगे। बहुत अच्छा। और मेरा ये मानना है सर, आप जैसी सोच के लोग इस इंडस्ट्री में हैं। सर आप जब वो एग्जांपल अभी गणित वाला दे रहे थे ना, प्लीज़, गणित हार रही थी जब 9-8 के ऊपर था, 8-7 के ऊपर था, तब तक पूरी गणित हार रही थी। क्या बात है सर, क्या पूरी गणित हार रही थी, विज्ञान हंस रही थी, संस्कृत हंस रही थी। उन लोगों तुम्हारे ऊपर नीचे के चक्कर में गणित हार जाएगी। और किसी 1 और 0 ने ये यकीन दिलाया। अच्छा, 0 और 1 दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब हर इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग जिनका दिल बड़ा होगा, इंडस्ट्री बड़ी होगी और वो एक होके दुनिया